थार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जो थार क्लासेस के अंदर एक मेगा टेस्ट लिया गया था, उसका सॉल्यूशन डाला जा रहा है। उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। क्योंकि रीजनिंग के ये 50 क्वेश्चन 22 व 23 तारीख की आपकी जो लाइव क्लास लगी थी उसके अंतर्गत करवा दिए गए थे। 22 व 23 तारीख को जो क्लास लगी थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन करवा दिए गए थे। तो अब मैं सभी क्वेश्चनों को हल नहीं करवाऊंगा, साथ में आपको आंसर की के आधार पर उनके आंसर बताऊंगा। भी सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दूंगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। भी बाद में हम कमेंट बॉक्स देखेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी दोबारा बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें करवाई गई उनको बार बार रिपीट करवाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप 22 व 23 तारीख की जो क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाली गई है थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर आप उन क्लास को देख सकते हैं। भी उस क्लास को आपके द्वारा देखा जा सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चनों की मैं कर रहा हूं बात। चलो अब करते हैं रीजनिंग की क्लास की शुरुआत है और अपने जो 50 क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की करते हैं बात। भी उसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। पहला क्वेश्चन जैसा कि सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़के लड़कियों की तुलना में 2 गुना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो आया था उसका आंसर कितना रहेगा? अपना 12 रहेगा। कितना रहेगा? 12। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। इस सॉल्यूशन पहले आपको करवा दिया गया है, पहले आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया है। ओनली आज अब निशान लगाऊंगा, मैं ओनली बताऊंगा भी इनके आंसर क्या रहेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन अपने पास में आया है। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन दिया गया है तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर के आएगा। क्या आएगा? के यानी BAA आंसर इसका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? एकदम राइट रहेगा। क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। चलो अब करें अगले क्वेश्चन की बात। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आपके सामने? क्या आया है? बीमारी विकृति विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह संबंधित है। तो बिल्कुल ग्रह आपको बताया गया था उस दिन, मैंने कहा था खगोल शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की फिर करते हैं बात। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3 3 6 और 1 7 8 14 और कितना आया है? 20 आया है। 8 14 और कितना आया है अपने पास में? 20 आया है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा अपने पास में? इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में क्या रहेगा? भी बिल्कुल इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि थी। भी क्या थी त्रुटि वो बता देता हूं मैं। 14 के आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह था। 14 के आगे क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह। 3 और 3 6 और 3 कितना आएगा? 9 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्योंकि विद्यार्थियों को ये त्रुटि दूर करवा दी गई थी ऑफलाइन क्लास के अंदर है, जहां पर टेस्ट चल रहा था, टेस्ट के समय आपको ये त्रुटि दूर करवा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 9 रहेगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें संदीप शीर्ष से 16वें स्थान पर तथा 29वें स्थान पर रहा। 6 लड़के प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की और 5 परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इस क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में दिया नहीं गया था। ऑप्शन डी इसमें दिया नहीं गया था, लेकिन शायद बच्चों को यह बोला गया था भी आपका जो आंसर आता है वो लगा दो। इस क्वेश्चन का आंसर 55 रहेगा। कितना रहेगा? 55। डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। P प्लस प्राइम को बतलाता है, Q माइनस R को बतलाता है। इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया था। भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या थी? त्रुटि थी मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर कोई संख्या लिखी गई थी, वो संख्या सही रूप से आई नहीं थी। P प्लस प्राइम को बतलाता है, क्या ही क्वेश्चन है? थोड़ा सा चेक कर लेना भी इस क्वेश्चन को, देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सी आ रहा है। अगर इसके अंदर संख्याओं का क्रम सही लिखा गया है तो इस आंसर का इसका आंसर क्या आएगा? सी। लेकिन संख्याओं के क्रम में कोई हेरफेर लग रही है अभी, जिसके कारण इस क्वेश्चन को बोनस के रूप में माना जा सकता है। 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु क्या दी गई है? सस्ती नहीं होती। कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। चलो करते हैं भी इस क्वेश्चन की बात। क्या दिया गया? सभी आम सस्ते होते हैं, सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। अब आप बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर आप विद्यार्थियों ने क्या किया था? जल्दी से जल्दी बता दो भी, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ में इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको हल करना है। बिल्कुल सभी आम सस्ते होते हैं। सभी आम क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। क्या रहेगा?
केवल निष्कर्ष एक क्या है, उचित है। क्या है, एक उचित है। सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती, सभी आम सस्ते होते हैं। क्या आएगा अभी, क्या पहला आंसर इसका सही हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है थोड़ी सी। भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते, सभी आम सुनहरे रंग के, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। इसके अंतर्गत अगर आपको ए ऑप्शन लगाया हुआ मिलता है तो इसको गलत करना है भाई साहब, दूसरा सही रहेगा ये बी ऑप्शन। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही मानना है, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष क्या माना जाएगा, बी सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की करें बात। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाना है। गरीबी, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी, और इनको क्या करना है, आपको सजाना है। 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ये आंसर इस क्वेश्चन का क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको विस्तार से मैं पहले समझा चुका हूं, आपको विस्तार से आपको समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की करें बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर की बात करना चाहें तो इसका सी आंसर आएगा, डब्ल्यू आंसर माना जाएगा। अगर सीरीज गलत होती है तो प्रश्न गलत माना जाएगा, अन्यथा सीरीज के अनुसार अगर अपन बात करें कौन सा रहेगा इसका आंसर है, सी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। 11 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में क्या करना है, सजाना है। पहले क्या किया जाएगा, आगमन होगी, चर्चा होगा, परिचय होगा, किस प्रकार की घटना आपके सामने होगी, तो बिल्कुल सी आंसर इसका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तीसरा यानी पहले आगमन होगा, उसके बाद में क्या होगा, परिचय होगा, उसके बाद में प्रस्तुति होगी, उसके बाद में चर्चा होगी, और अंत में क्या की जाएगी, सिफारिश की जाएगी, जिसके बारे में विस्तार से आपको 22 से 23 तारीख की क्लास में बताया गया है। किसी एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। टोपी, हेलमेट, पगड़ी और क्या रहेगा, आवरण। आवरण किसी का हो सकता है, टोपी, हेलमेट और पगड़ी क्या रहेंगे, सर के ताज रहेंगे, सर के क्या रहेंगे, ताज। संख्या लिखी गई थी 16 12 8 25 10 और कितना है 26 है, 6 12 और कितना आया है, 6 12 और कितना आया है, 6 18 और कितना आया है, 9 आया है। कितना आया है, 9 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 27। कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये जानने के लिए आप जाइए 22 और 23 तारीख की लाइव क्लास के बारे में संवाद करिए, और वहां पर जाकर देखना अभी किस प्रकार से आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर 27। चलो वह शब्द ढूंढिए जो ज्योमेट्री शब्द के अक्षरों से प्रयोग नहीं बने सकता है। अपने को ये देखना है अभी कौन सा शब्द इससे बने नहीं सकता है। बिल्कुल फादर नहीं बन सकता है क्योंकि ऐप इसमें कहीं पर आया नहीं है। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। यदि ये दिया गया है ब्यूरोटिक शब्द के प्रथम एवं सप्तम अक्षरों को बदल दिया जाए, बदलने की ये कहानी अगर चलती है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या बताया गया है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताया गया है, ये बताया कि आई रहेगा। क्या रहेगा, आई रहेगा। क्या रहेगा, आई। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। यहाँ a बराबर 4, k बराबर 3, n बराबर 2, p बराबर 1 है, तब किस जोड़ी के अक्षर का योग सर्वाधिक संख्या दिखलाएगा। इनका मान करोगे, इनकी जगह मान रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा नाकना। नाकना यानी डी आंसर आएगा। विस्तार से जानने के लिए 22 और 23 तारीख की क्लास है आप देख सकते हो, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से करवाया गया है और प्रत्येक चीज के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन जिसके 2 निष्कर्ष दिए गए, मान लिया जाए कि कौन सी कल्पना है, कल्पना सत्य है। यदि अभियंता बनना सरल है तब मैं अभियंता बनना नहीं चाहता। एक व्यक्ति पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता है, एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कौन सी को भाई साहब, जो कठिनाई से प्राप्त होती है, बिल्कुल बी रहेगा। केवल कल्पना 2 क्या रहेगी, विश्वसनीय रहेगी। विस्तार से करेंगे अगले क्वेश्चन की बात। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपके एकमात्र भाई का लड़का, आपके एकमात्र भाई का लड़का कौन है अभी, बिल्कुल क्या रहेगी, वो रहेगी ससुर की क्या रहेगी, बहने रहेगी। महिला क्या लगेगी, ससुर की बहन। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपके एकमात्र भाई का लड़का ससुर की बहन। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अगला, एक अनानास का मूल्य 7 रुपए और एक तरबूज का मूल्य 5 रुपए, एक्स इन फलों पर 38 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है, 38 रुपए खर्च करता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 38 रुपए अगर वह खर्च करेगा, 38 रुपए वह खर्च करेगा, तो बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
बिल्कुल सी यानी क्या आएगा, 4 आएगा। 4 क्यों आ गया? खरीदे गए अनासों की संख्या क्या है? खरीदे गए अनासों की संख्या कितनी होगी? 4, तो 4 7 28 और 5 दूनी 10, वो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 38। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। इन अक्षरों को जानकर एक शब्द बनाए और वह जो उसे चुने। ये लो भी, NGTEAL, नागालैंड है क्या? एक क्या है, सॉरी नागालैंड नहीं, इंग्लैंड बन रहा है। क्या बन रहा है? इंग्लैंड, जो एक क्या है, देश है। यानी बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। एबीसी की एक सीरीज दी गई थी, जिस सीरीज के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था, उस सीरीज की करते हैं बात। क्या आएगा उस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल शाबाश, बी आंसर इस क्वेश्चन का दिया गया था। क्या दिया गया था? बी आंसर, इसका सॉल्यूशन बताया गया था। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेंद्र 5 है। भाई साहब, पूछा गया है तो कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से क्या है, नाटा है। परंतु अनिल से क्या है, नाटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनिल से नाटा की अगर बात करना चाहेंगे तो बताओ अनिल से नाटा कौन है? अनिल से नाटा आएगा सतीश। कौन आएगा? सतीश। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्या रहेगा अभी देखना, अलग छांटना है, अलग छांटना है, बिल्कुल छांटेंगे। नई दिल्ली, पेरिस, लंदन और क्या आ गया, बॉम्बे आ गया। क्या आ गया? बॉम्बे। तो बताओ कौन रहेगा अलग? अलग बॉम्बे रहेगा। बाकी तीनों देश की राजधानियां है। अगले प्रश्न की बात करें, सड़क, मकान, आवास और क्या रहेगा, निवास रहेगा। क्या रहेगा? निवास। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अलग क्या रहेगा? इसका अलग रहेगा सड़क। क्या रहेगा? सड़क, मकान, आवास, निवास, रहने की जगह है। अगला, यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे? मेरे प्यारे बच्चों, बताया गया था आपको कितने दिन रहेंगे, उसमें 29 दिन रहेंगे। कितने दिन रहेंगे? 29। सी आंसर सही माना जाएगा। अगला, कलाकार, चित्र, तो सिनेटर क्या आएगा? बिल्कुल शाबाश। क्या आएगा? क्या राजनीतिज्ञ रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। कानून का ज्ञानी रहेगा। अभी कलाकार के द्वारा चित्र, तो सिनेटर के द्वारा किसका ज्ञान है? कानून का ज्ञान है भाई साहब। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। फिर से आई है सीरीज, फिर से क्या आई है, अपने सामने सीरीज आई है। इस सीरीज का फिर से आंसर क्या आने वाला है? सी आने वाला है, ACBAA। अगला क्वेश्चन, यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है, कल के बाद का दिन कौन सा है भाई साहब? बृहस्पतिवार है। कौन सा वार है? बृहस्पतिवार है। तो पूछा गया तो आज से 133 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा? आज से 133 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा? मंगलवार। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को ये लिखा जाता है तो क्या बोला गया है? सत्यम को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सत्यम को क्या लिखा जाएगा? डी आंसर, TBUZBN। TBUZBN इस क्वेश्चन का क्या माना जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ये लो भी प्यारे बच्चों, यदि टीचर को VGCEJT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। बता दो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, EGKNFTGP लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं चर्चा। यदि क्लाउड का कूट संकेत 59432 हो और रैन का 1678 हो तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा? इसका पूछा है भी, अराउंड को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, 614382 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 614382। किसी खास कोड में पोस्ट को 5927 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 5927 लिखा जाता है। स्टोरम को 27913 लिखा जाता है। तो मोटर्स को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, लिखा जाएगा बी आंसर, 3979 क्या लिखा जाएगा? 12 लिखा जाएगा। करें अगले क्वेश्चन की फिर से चर्चा। पानी को आग, आग को ये लास्ट में क्या कहा है? सूर्य कहाँ उगता है? सूर्य उगता है आकाश में, और आकाश को जमीन कहा गया है। तो बताओ क्या रहेगा? सी इसका आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, अभी फास्टली ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसका विशेष तौर पर आप अगर देखना चाहते हो, विस्तार देखना चाहते हो, तो 22 और 23 तारीख की ऑनलाइन क्लास रीजनिंग की जो लगाई गई थी, वहां पर आपके द्वारा देखा जा सकता है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? बता दो भी, क्या पूछा गया है? बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? कमला से महेश किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल पिता। क्या आएगा?
बी आंसर इसका आएगा, पिता इसका आंसर माना जाएगा। सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है, कौन कहती है? मीना कहती है। भाई साहब क्या कहती है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश मीना से किस प्रकार संबंधित है? भाई साहब भाई रहेगा। क्या रहेगा? भाई रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। भाई साहब गीता उत्तर की ओर चलने के बाद की अगर बात करना चाहे, वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान की अगर बात करना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों वह 8 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है, इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं चर्चा। यदि 1 जनवरी 2004 को क्या था? बृहस्पतिवार था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बृहस्पतिवार था। तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा वार था? बिल्कुल कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। सी आंसर इसका निशान रहेगा। घड़ी में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा? भाई साहब 6 बजे बनेगा। कितने बजे बनेगा? 6 बजे। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले 6 हैं? ठीक पहले जिनके क्या है? 6 हैं। बिल्कुल ऐसे कितने आएंगे भी? 2 सात ऐसे हैं जिनसे तुरंत पहले क्या है? 6। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। आर लंबा है टी से, टी और एस से। किससे है? टी और एस से। अपन बात करना चाहे तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, आर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? आर रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की फिर से चर्चा। पूजा की उम्र 10 वर्ष है। 2 वर्षों के बाद वह अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रही है। भाई साहब पूजा का हो चुका है, दिमाग खराब है, और मांग किसकी कर रही है? कुत्ते की मांग कर रही है। अब ध्यान देना, उसके माता पिता कहते हैं कि उनका यह मानना है कि एक कुत्ता घर फ्लैट में खुश नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने इसे 2 पक्षियों में लाने की अनुमति दे दी है। पूजा ने अभी निश्चित नहीं किया है कि वह किस प्रकार के पक्षियों को लेना चाहेगी। पूजा के माता पिता कुत्ते से अधिक पक्षियों को प्रेम करते हैं। कहीं पर नहीं दिया गया है। पूजा पक्षियों को पसंद नहीं करती है, नहीं बताया गया है पूजा के बारे में। पूजा और उसके माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं, ये बात बोली गई है। ये बात बोली गई है। पूजा और उसके माता पिता स्थानांतरित होना चाहेंगे, नहीं दिया गया है। सी रहेगा इसका आंसर। कुछ सैनिक कमांडो हैं। कुछ कमांडो क्या हैं? बहादुर है। कुछ कमांडो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहादुर हैं। बिल्कुल कुछ बहादुर, कुछ सैनिक क्या हैं? बहादुर। माना जा सकता है डी ऑप्शन है। अगर ऑप्शन 4 आते हैं तो आंसर डी इसका सही माना जाएगा। वैसे है संभावना, ये सत्य नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा संख्या समूह दर्पण में अपने वास्तविक स्वरूप जैसा ही दिखेगा? बिल्कुल एक एक का जो सीन आएगा वो अपने वास्तविक रूप में उसी प्रकार का क्या होगा? दिखेगा भी, उसी प्रकार का दिखेगा। एक एक वाला सीन बिल्कुल अपने वास्तविक स्वरूप में इसी प्रकार का दिखेगा, लेकिन शर्त यह है एक इस प्रकार से होना चाहिए। अगर एक इस प्रकार से आता है तो ये रूप कभी दिखे नहीं पाएगा। ये रूप रहेगा, इसमें एक सीधा रहेगा, तो सी आंसर इसका सही माना जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा। यदि किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, घंटे और मिनट की सुई के बीच में 130 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 130 डिग्री का कोण बनेगा। एक टोकरी में फूल प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। 60 मिनट में टोकरी भर जाती है। 60 मिनट में टोकरी भर गई है तो 59वें मिनट में हुई है आधी, 58वें मिनट में हुई है 1/4, और कितने मिनट बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? 1/16वां भाग। 57वें मिनट में 1/8, और 56वें मिनट में 1/ कितनी हो जाएगी? 16। भाई साहब 56 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 56 इसका आंसर रहेगा। एक बस आगरा से रवाना होती है। आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से क्या है? दोगुनी है। आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से क्या है? दोगुनी है। बिल्कुल अगर करेंगे इस क्वेश्चन की चर्चा तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 रहेगा। कितना रहेगा? 90 रहेगा। आदमियों की संख्या के बारे में बताया गया है। करते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा। उत्तर आकृतियों में आकृति का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई साहब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की अगर बात करना चाहें तो आप ध्यान करना, प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकृतियों का रूप चेंज किया गया है। 2 इधर है तो 2 इस तरफ आ गए, 2 यहाँ पर आए हैं तो अब की बार 2 इस तरफ आएंगे, और ये एकमात्र ये आकृति है जो ऐसा रूप दिखा रही है। इसका मतलब डी आंसर इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। वह कौन सा सही विकल्प है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा इसका आंसर आएगा? बिल्कुल
करते हैं अपन बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 720। कितना रहेगा 720, यानी इसके आगे कितना आएगा 720 आएगा। कितना आएगा 720। 5 का 30, 30 तो के 120, 7 8 56 है। 56 को 6 से गुणा करेंगे 300 कितना आएगा 36। तो 9 दाया कितना आ जाएगा 90 आएगा। 9 दाया कितना आएगा 90, और 90 आठी कितना आ जाएगा 90 आठी आ जाएगा 720। यानी बी आंसर इसका क्या रहेगा एकदम राइट रहेगा। 4 आकृतियों के समूह में 3 आकृतियां लगभग समान है पर एक अलग है, उसे बताइए। भाई साहब ये चीन का रुपए है, ये डॉलर भारत का है। रुपए भी मुद्रा का रूप है, लेकिन हैज कोई मुद्रा का रूप नहीं है। हैज कोई मुद्रा का रूप नहीं है। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा एकदम राइट रहेगा। भाई साहब अंतिम क्वेश्चन, रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का भाई लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों ओनली आंसरों के निशान लगाए गए, ओनली आंसर आपको बताए गए हैं। विस्तार से जानने के लिए आपको 22 व 23 तारीख की क्लास देखनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो 22 व 23 तारीख की आप क्लास देख सकते हो। अलग कौन रहेगा भाई साहब, अलग की बात करेंगे तो ध्यान देना सारे विद्यार्थी, क्या क्या दिया गया है। 3 आकृतियां लगभग समान है पर एक आकृति अलग है। एक आकृति क्या है अलग है, एक आकृति अलग है भाई, एक आकृति अलग है, उसका रूप बता दो। या ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या रहेगा भी, डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप कहोगे सर आकृति का रूप एक जैसा है, आकृति दोनों ऊपर एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, सी अलग है। सी में नीचे आकृति अलग और ऊपर वाली आकृति अलग आई है। तो इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। रेल बना दी गई है भाई साहब। मात्र मिनट लगे होंगे 15-20 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन ज्यादा बता दिए मैंने, 15-20 मिनट भी, उससे भी कम समय लगा होगा, जिसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा गुनगुनाते रहो, और पूरा विश्वास है कि 50 में से 50% लगभग सभी विद्यार्थियों के सही होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन में जिसमें बोनस है उन क्वेश्चनों को छोड़कर। अब हरि जी आए और हिंदी करवाएं और साथ में शिक्षक अभिरुचि के भी निशान लगाएं और आप सभी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं। आइए हरि जी। धन्यवाद गुरु। सभी बच्चों का हर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पर्सन रहेगा 50% शिक्षण अभिरुचि के और 30% रहेंगे वो रहेंगे हमारे हिंदी के। तो हम जो सोल्यूशन करेंगे, आज का जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके 50% हमारे शिक्षण अभिरुचि के हो जाएंगे और उसके उपरांत जो हमारे 30% हिंदी के थे उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। यदि आप बच्चे की योग्यता को निखारना चाहते हैं, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि अगर आप बच्चे की योग्यता को निखारने हैं, यदि आप बच्चे की योग्यता को निखारना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करोगे। एक बच्चे को आपकी योग्यता को निखारनी है तो इसके लिए आप कौन सी बात को स्वीकार करोगे। विषय में रुचि पैदा करना, दूसरी कहता है अनुभव के ढांचे को विकसित करना, तीसरा कहता है इंद्रियों को तेज करना, और चौथी बात कहता है मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। ये जो 4 विकल्प दिए हैं, ये चारों विकल्प इस पर्सन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस पर्सन के सबसे नजदीकी आंसर होगा, हमें उसको ध्यान में रखना है। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें अगर बच्चे को किसी को निखारना है या फिर बच्चे की योग्यता को निखारना है तो सबसे पहले हम किस चीज का ध्यान देंगे, हम सबसे पहले देंगे मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि बच्चे को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका प्रभुत्व स्थापित करना, दूसरा है दूसरों के इस कार्य से रोकना, तीसरा हमारा जो विकल्प निकल कर आता है, तीसरा कहता है कि दोषी छात्र को सुधारना, और चौथा कहता है जो गलती हुई है उसे प्रतिकार करना। तो ध्यान में रखना, बच्चे को दंडित करने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो बच्चा दोष करता है उसको सुधारना होता है। इसी के लिए बच्चे को दंडित किया जाता है, न कि किसी अन्य कार्य के लिए।
प्रभुत्व स्थापित करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। दूसरों को इस कार्य करने से रोकना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हमारा जो उद्देश्य होता है वो दोषी छात्र को सुधारना होता है। इसलिए बच्चे को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। आप सभी जब अध्यापक बन जाए तो बच्चे को किसी प्रकार से दंडित न करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है। यानी छात्रों को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षक की प्रमुख भूमिका है उसको हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं, तो उसको हम बात करें। पहला विकल्प क्या कहता है कि छात्रों के सक्षम एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिससे उसे अनुकरण कर सके। बहुत अच्छी बात की है कि छात्र को अगर आपको शिक्षित करना है, शिक्षित करने के एक शिक्षक को जो प्रमुख भूमिका होती है वो क्या होती है, तो एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका होगी वो होगी कि छात्र के समक्ष एक अच्छा उदाहरण पेश किया जाए जिससे वो बच्चा क्या कर सके, अनुकरण कर सके। इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। आप जैसे अभी बीएसटीसी के बेंच में पढ़े और आप मुझे प्रश्न करते थे तो आपके साथ क्या किया जाना चाहिए, यही प्रतिक्रिया अगर स्वयं पर लो आप, यही प्रतिक्रिया अगर तुम स्वयं पर आती है तो इस स्थिति में आप क्या करोगे। तो देखो इस स्थिति में अगर हम करेंगे कि कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना, दूसरी बात कहती है कक्षा में चर्चा भागीदारी के लिए प्रेरित करना, तीसरी बात कहती है कि स्वयं को स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना, और चौथा कहता है छात्रों को कहा जाना चाहिए कि शिक्षक को कक्षा से बाहर मिले। तो इसका हम अगर नजदीकी आंसर देखा जाए तो एक छात्र कक्षा में अगर प्रश्न पूछता है तो उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उसको किसी बात पर दबाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण। अगर हम जैसे पढ़ाते हैं और उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देने का कारण क्या होता है, तो उदाहरण देने का कारण होता है वो क्या होता है, पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके। उदाहरण देने का हमारा यह तथ्य नहीं होता है कि पाठ को और लंबा खींचा जा सके। दूसरा क्या कहता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बिल्कुल। तीसरा कहता है पाठ की व्याख्या करने के लिए, और चौथा कहता है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए। तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय अगर उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है पाठ की क्या करना, व्याख्या करना। उदाहरण देकर हम उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसलिए जो शिक्षक उदाहरण देते हैं वो क्या करते हैं, पाठ की व्याख्या करते हैं। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो हमारे अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है, एक अच्छे नागरिक को तैयार करना भी है, ज्ञान प्रदान करना भी है और समाज सुधार भी करना है। लेकिन आपके अनुसार जो हम मेन उद्देश्य लेंगे वो लेंगे उस बच्चे का व्यक्तित्व और चरित्र का क्या करना, निर्माण करना। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि तकनीकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। यानी तकनीकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सूचना प्रदान करना। तो तकनीकी के विकास के साथ साथ भविष्य में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, छात्रों को मार्गदर्शन करना होती है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE संकेत करता है कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन होता है जो कैसा होता है। तो जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो बच्चे से संबंधित विद्यालय में जो गतिविधियां करता है, जो बच्चा गतिविधियां करता है, गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। विद्यालय आधारित जो अपना मूल्यांकन होता है वो बच्चे के सभी पहलुओं को क्या करता है, ध्यान में रखता है, सम्मिलित करता है। इसका हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है विकल्प नंबर ए बनता है। कौन सा बनता है, विकल्प नंबर ए बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है। एक बच्चा जब शिक्षक से कोई प्रकार से संवाद करता है तो उसमें क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, उदासीनता, सहानुभूति, घृणा और समानुभूति। तो आप हम देखते हैं कि इसमें जो
एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से जो संवाद करता है तो महत्वपूर्ण देखी जाती है, तो उसमें महत्वपूर्ण देखी जाती है समानुभूति या सहानुभूति। यानी उदासीनता और घृणा का तो कोई मतलब नहीं है, हमारे सामने आ गई समानुभूति और सहानुभूति, तो इस चीज में हमें देखी जाती है समानुभूति देखी जाती है। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा है कक्षा में संवाद होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, सर्वसाधारण केंद्रित और शिक्षक केंद्रित है। एक कक्षा में हमेशा जो संवाद होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है कि जीवन कौशल लोगों का देश 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 और देश देश व्यवहार को विकसित करने में सहायक होते हैं। आपके समक्ष 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में अगर हम बात करें तो इसमें पहले विकल्प में हमारा आएगा अनुकूलनीय। जीवन कौशल लोगों का अनुकूलनीय और सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट सुनियोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को उत्साहित करती है, उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है। दूसरा तीसरा कहता है कुछ आनंद प्राप्त करती है, और चौथा कहता है विषय और कौशल ज्ञान बढ़ाने प्रकाश डालती है। तो सुआयोजित जो प्रश्नोत्तरी होती है वो हमेशा छात्र को क्या करती है, उत्साहित करती है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। देखो सतत और जो संचयी मूल्यांकन होता है उसका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, विद्यालय छोड़ने वाले की दर को कमी करना। भाई बात तो सबको शामिल करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है उसको हमें ध्यान में रखना है, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान देना। हाँ, तीसरी बात तनाव और चिंता को कम करना। हमारा जो सतत एवं संचय मूल्यांकन होता है वो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, उद्देश्य चारों इक्वल है लेकिन जो महत्वपूर्ण माने तो महत्वपूर्ण होता है वो तनाव और चिंता को क्या करना है, कम करना है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था में ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे क्या करना होगा। विकल्प नंबर ध्यान से देखना कि विद्यार्थी में प्रारंभिक अवस्था में ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करनी है, तो उसके लिए हमें किस चीज को सिखाना होगा, तो उसके लिए हमें पौधों और पालतू पशुओं की देखरेख या पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, तो वो बच्चा है वो सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति क्या होगा, विकसित होगा। बुजुर्गों के प्रति भी ध्यान रखना होगा, अपने आसपास के स्वच्छ बनाए रखना होगा, गमले के पौधों की देखभाल करना है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण निकल कर आता है वो आता है पौधे और पालतू पशुओं की क्या करना, देखभाल करना। विकल्प नंबर हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को सक्षम, आत्मविश्वासी और मिलन। तो देखो ये आत्मविश्वास तो चारों में है, तो सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को पहले तो होना चाहिए क्या, आत्मविश्वासी होना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ साथ सक्षम भी होना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करता है या करते हुए पाया जाता है तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके अगर मान लो आप आगे जाकर भविष्य में एक अध्यापक बनोगे और एक कक्षा में बच्चा है वो नशीले की आदत गिर गई है और बच्चा नशा करता है, ऐसी स्थिति में आप कक्षा में क्या करोगे, तो देखो क्या कहता है, पुलिस को सूचित करोगे। पुलिस को सूचित करने से क्या कोई निर्णय निकलता है, नहीं निकलेगा, नहीं। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, बिल्कुल सूचित तो करेंगे, लेकिन और भी आगे देखें उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। पहली प्राथमिकता होगी हमारी होगी वो क्या होगी, पहले हम प्राथमिकता उस बच्चे को हम परामर्श देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण इसका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उन्हें दंडित करने से कोई सार नहीं निकलता है, इसलिए अगर कोई बच्चा सेवन करता है मादक द्रव्य पदार्थों का उसे उचित परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि छात्रों की
छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है। छात्रों की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब रुचि, कि छात्रों की रुचि के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है? तो प्रचलित है वो है स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना। अभिवृत्ति मतलब रुचि का पैमाना, इसलिए इसमें हमारा विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेक्षण, साक्षरता, जीवन संबंधी परोक्ष अवलोकन है, ये इसके बाद की बातें हैं। जो मेन बात निकल कर रही छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है? तो वो है स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? शिक्षक और अभिभावक का आपस में जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसके अभिभावक आएंगे, तो उस अभिभावकों के साथ आप शिक्षक होने के साथ कैसा व्यवहार करोगे? तो देखिए आपके समक्ष कई सारी बातें दी गई है, उसमें आप सबसे पहले किस चीज पर ध्यान रखेंगे? तो पहले अभिभावक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देंगे। भाई उत्तर तो अभिभावक जो पूछेगा उसका देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। दूसरी बात, प्राथमिकता किसको देंगे? बच्चे की योग्यता और कमजोरी पर विचार करेंगे, बिल्कुल। जैसे ही अभिभावक आता है, गार्जियन आता है, तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे? उस बच्चे की कमजोरी पर विचार करेंगे, उस बच्चे की योग्यता और कमजोरी पर क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। बाकी की बातें हैं वो बाद में करेंगे। तो इसी आधार पर इसका जो मेन आंसर निकल कर आता है वो क्या आता है? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं? शिक्षक के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो बच्चे उसके कारण पसंद नहीं करते हैं? तो अगर आपका व्यवहार चिड़चिड़ा होगा और बुरा व्यवहार होगा तो हमेशा ध्यान में रखना बच्चे कभी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। विकल्प नंबर हमारा डी आंसर निकल कर सामने आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उसके बारे में चार बातें कही गई है। इन चारों के अकॉर्डिंग आपको क्या है? छात्रों के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाटक कला का सहारा लेते हैं, बिल्कुल बात है। सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, इसका जो आंसर निकल कर आता है, एक शिक्षक होता है, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के उत्सुक होते हैं वो हमेशा सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि किस लिए की जानी चाहिए? तो विद्यालय में जो हमारी प्रवेश परीक्षा है वो इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं, इसलिए विद्यालयों में हमेशा है वो परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विकल्प नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक क्या बोल रहा है? महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है। भाई पुरुष नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। किस लिए? कि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं और छोटे बच्चे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वो इसके मातृत्व के पास रहना पसंद करते हैं। मातृत्व के पास रहना पसंद करते हैं तो ज्यादा बच्चे किसके पास होंगे? महिलाओं के पास होंगे। इसलिए जो दूरियां हैं बच्चे की वो एक पुरुष और महिला की दायरा देखा जाए तो बच्चे हैं वो निकट किसके रहते हैं? महिलाओं, क्योंकि उसमें मातृत्व क्या होती है? भावना होती है। मातृत्व की भावना के कारण ही बच्चे शिक्षक और शिक्षिका प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण बन जाती है। कौन है? शिक्षिकाएं। इसलिए वे बच्चों के साथ क्या करते हैं? धैर्य पूर्वक व्यवहार करते हैं। अगर एक गुरुजी उसी तो कई देर तो धैर्य पूर्वक व्यवहार करेगो, उनके बाद उनको डांट लगा देगो, तो डांट लगाने से उस बच्चे की क्या है? सर्जनात्मकता में गिरावट आ जाती है। अगर सर्जनात्मकता गिरावट आ गई तो बच्चे आगे अधिगम नहीं कर पाएगा। आगे अधिगम नहीं कर पाएगा तो उसका आगे मूल्यांकन भी हम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी उस पर बाधाएं आ जाएगी। इसलिए एक प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं हमेशा बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। विकल्प नंबर हमारा एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें वेतन की बात कही है, इसमें पैसे की बात कही है, इसमें पैसा तो इनसे कोई रिलेटिव बातें नहीं होती है। मेन बात निकल कर यही सामने आती है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है ताकि वे घर पर व्यस्त रहे, घर पर पढ़ सके, अपनी प्रगति का ध्यान दे और स्वाध्याय की आदत का विकास करे। तो गृह कार्य देने का जो लाभ होता है वो होता है कि स्वयं को अध्याय यानी स्वाध्याय की आदत का क्या करे? विकास करे। हम रोजाना गृह कार्य देंगे तो बच्चा बिल्कुल गृह अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा तो उसे स्वाध्याय की आदत लग जाएगी। इसलिए गृह कार्य देने का हमारा जो उद्देश्य होता है, लाभ होता है, वो क्या होता है? स्वाध्याय की आदत का विकास करना होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप कक्षा में अधिक छात्रों में भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो निम्न में कौन से शिक्षण तरीके को आप अपनाओगे? प्रदर्शन, चर्चा, प्रवचन और भूमिका लेखन। प्रश्न नंबर 74 है, तो आप कक्षा में अधिक छात्रों को भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करनी पड़ेगी? चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति, बच्चे में सामाजिक विकास सर्वाधिक की गति या सर्वाधिक गति होती है वो कहां पर होती है? तो एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में और किसी में नहीं। तो बच्चे में तो अगर सामाजिक विकास की अगर भावना देखी जाए तो वो हमेशा होती है, वो संयुक्त परिवार में होती है। किसमें होती है? संयुक्त परिवार में होती है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न में कि प्रश्न नंबर 76, शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों आपको शुभकामनाएं कार्ड भेजे हैं, यानी शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी बच्चों ने एक शिक्षक को शुभकामनाएं देने के लिए कार्ड भेजे हैं। तो उसमें ऐसे में आप क्या करोगे? बच्चों ने कार्ड भेजा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रक्रिया रहेगी कि उन्हें क्या करेंगे? धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। विकल्प नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करोगे? अगर छात्र मेरी बात नहीं समझ तो उन्हें हल करने को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे? नहीं, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे और उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम शिक्षण देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इसलिए अगर कोई बात आपकी छात्र की या अध्यापक को समझ में नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान में रखना है, ऐसी स्थिति में हमें उन्हें अन्य उदाहरणों के द्वारा सरल और सुगम शिक्षण देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? कला है, भाषाई आदान प्रदान है, शैक्षिक योग्यता, कला है, विज्ञान है। तो संप्रेषण हमेशा कला और विज्ञान है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? एक शिक्षक होती है, शिक्षक के अंदर सफलता का अगर हम मूल मंत्र की बात की जाए तो क्या होते हैं? तो उसमें होता है क्या? उसमें अभिव्यक्त करने की क्या होती है? क्षमता होनी चाहिए। और एक अध्यापक के अंदर अभिव्यक्ति करने की क्षमता जो इक्वल है या अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वही एक सफल अध्यापक का क्या है? मूल मंत्र है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? तो देखिए, अनुशासन मनोवैज्ञानिक है वो स्वतः ही नियमों का क्या मानते हैं? पालन मानते हैं। क्या मानते हैं? नियमों का पालन मानते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 81, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक अध्यापक होने के साथ पहली बात तो छोटे बच्चे आपके साथ कोई प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को अभी तक नॉलेज भी नहीं होता है कि किस प्रकार के क्या दुर्व्यवहार होता है। कक्षा 1 तक 8 तक का जो बच्चा होगा वो प्रारंभिक शिक्षा का बच्चा होगा। प्रारंभिक शिक्षा में अधिकतम 12 या 13 वर्ष का बच्चा होगा और 12 या 13 वर्ष के बच्चे को अधिकतम इतनी आईक्यू विकसित नहीं होती है कि वो समझ पाता है कि कौन सा व्यवहार गलत है और कौन सा व्यवहार सही होता है। इसलिए यदि आपके कुछ छात्र परिसर में, विद्यालय परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कार्य पड़ता है कि इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। भाई, एक कक्षा में छोटे बच्चे हैं, अगर भला बुरा की बात में हो गई तो क्या आप दूसरे स्टाफ को इसको प्रेरित करोगे कि इस बच्चे ने मेरे साथ बदसलूकी की है या ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बात आई दूसरे, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना। बिल्कुल बात ये सामने निकल कर आती है। अगर छोटे बच्चे के कोई प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में आप अध्यापक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं के चरित्र, अपने चरित्र या अपना परिचय देते हुए ज्ञान कुंड के माध्यम से, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से उस बच्चे का या उनके व्यवहार में सुधार लाने की क्या करनी चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और यही एक अध्यापक की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षक के नाते
आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हो। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, तो एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हम जन चेतना जागृत करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, लोगों को जगाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि सामाजिक दूरियों को समाज से हटानी चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों का विषय का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों को विषय का चयन किस आधार पर करना चाहिए, आपके समक्ष है वो मैंने 4 विकल्प दिए हैं और इन चारों विकल्पों में विद्यार्थियों को विषय का चयन है वो उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार करना चाहिए, न किसी के निर्देश पर, न किसी की इच्छा के अनुसार या अभिभावक की इच्छा के अनुसार है, और न विषय की उपयोगिता के आधार पर है। हमेशा विद्यार्थी अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार ही विषयों का क्या करता है, चयन करता है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखना कि शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हैं, वो करते हैं उच्च गुणवत्ता का कक्ष शिक्षण कार्य करना, यानी उच्च गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का बच्चों को शिक्षण देना ही कौशल की प्रगति का सर्वोत्तम महत्व होता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा 85 है। 85 प्रश्न क्या कहता है, 85 कहता है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होता है, उसे विषय का ज्ञान बढ़ता है, उसका शिक्षण का ढंग सुधरता है, उसे नियुक्ति प्राप्त होती है और उसका नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। तो शिक्षक के प्रशिक्षण से पहले बात तो शिक्षक के प्रशिक्षण से उसे क्या मिलती है, उनके शिक्षण में है वो ढंग से क्या होता है, सुधार होता है कि अगर उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा तो उसके शिक्षण में क्या होगा, सुधार होगा, इसलिए उनका शिक्षण ढंग से सुधरता है प्रशिक्षण के माध्यम से। विकल्प नंबर ए हमारा इसके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बातें तो सभी लागू होती हैं, लेकिन इसके नजदीकी जो आंसर निकलकर सामने आता है वो विकल्प नंबर बी आता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी पैसे में सफल होने के लिए आपको कोई व्यवसाय करना है, पैसा करना है। इस पैसे का मतलब यह है कि व्यवसाय से संबंधित है कि यदि पैसे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है, आप अगर कोई पैसा या व्यवसाय करते हो तो आपको किस चीज की जो आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले आपको कोई भी व्यवसाय करना है या किसी भी प्रकार की व्यवसायिक अभिरुचि पैदा करनी है तो उसके लिए आपको प्रेरणा, निष्ठता व धैर्यशीलता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप में पाई जाती है तो आप एक पैसे में सफल होने वाले व्यक्ति होंगे। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण। सामाजिक रूप से परिपक्व का मतलब हो गया बालिग बच्चा, 18 साल से ऊपर की आयु का बच्चा, और सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ लक्षण होता है वो क्या होता है, क्रोधपूर्ण व्यवहार कभी नहीं हो सकता है, संयम पूर्ण व्यवहार है, और संयम पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण होता है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य। वर्तमान शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य है वो क्या है, तो वर्तमान शिक्षा के अगर हम आधारभूत मतलब उद्देश्य की बात करें तो आधारभूत जो हमारा है वो है व्यक्तित्व का क्या करना, निर्माण करना। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का क्या करना है, निर्माण करने का साधन ही है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है, यानी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और उनको अध्ययन करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो कौन से हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें तो इसके छात्रों से संपर्क करने से बुराई का पता चलेगा, अभिभावक से संपर्क नहीं, सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे और उसमें हमें इस साधन के माध्यम से पता चलेगा कि समाज में कितनी बुराइयां है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है। आप अध्यापक बनना चाहते हो, इसके पीछे का मकसद क्या है, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है अपने अनुसार है, तो इसके पीछे का जो मकसद है वो है हमारा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। एक अध्यापक ही ऐसा
जो व्यवसाय होता है जिसमें एक समाज में एक बच्चे को अच्छे नागरिक के तौर पर तैयार करता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करोगे। एक बालक है वो कक्षा से रोज को भाग जाता है, ऐसी स्थिति में आप शिक्षक होने के नाते क्या करोगे। तो पहला देखो, उसे विद्यालय से निकाल देने, तो विद्यालय से निकालने पर कोई प्रकार का जो निर्णय नहीं निकलता है। दूसरी बात है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आरटीई शिक्षा अधिनियम 2009 ये बात कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक के कोई बच्चे को आप विद्यालय से बाहर निकाल नहीं सकते हो। तो ये बात तो यहीं पर खारिज हो जाती है। उस पर 100 रुपए का दंड लगाएंगे, पैसे का दंड लगाने से कोई फायदा नहीं निकलता है। ये बातें दोनों लागू नहीं होती है। कारण जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, जो बच्चा भाग रहा है, सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चा क्यों भाग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। और जिस दिन हम कारण जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये बच्चा क्यों भागता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न के इक्वल जो हमारा आंसर निकल कर आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की देश और औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। वो मौखिक परीक्षा किस चीज की ली जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 92। तो ध्यान में रखना, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसकी अवधारणाओं की पहले बात तो समझ है, और दूसरी बात है ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। अब औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है। औपचारिक शिक्षा तो वो होती है जो हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर अधिगम करते हैं। वो जो शिक्षा ग्रहण करते हो आप है, वो तो होगी कौन सी, हमारी औपचारिक है। और दूसरी हो गई हमारी अनौपचारिक है, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने न होकर इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो वो भी कौन सी होती है, वो भी औपचारिक होती है। वो तो होगी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से जब हम सामने होते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों होती है। ये कौन सी होती है, ये दोनों ही औपचारिक होती है। लेकिन अगर अनौपचारिक की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, समय, स्थान और व्यक्ति क्या नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। इसलिए ये जो अनौपचारिक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा हम घर व समाज से प्राप्त करते हैं, न किसी विद्यालय संस्थान से। इसलिए इसका जो विकल्प आंसर निकल कर आता है वो आता है हमारा समझ और ज्ञान है। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को बनाने चाहते हो। आप एक कक्षा के नेता हो। कक्षा का नेता हमेशा अध्यापक होता है, विद्यालय का नेता हमेशा प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल होता है। आप एक बच्चे को कक्षा में मॉनिटर बनाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप किसका चयन करोगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे बच्चे का चयन करोगे। तो मॉनिटर बनाने के लिए कक्षा में हमेशा होशियार व बुद्धिमान बच्चे का चयन करना चाहिए। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है। एक नेता के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है। तो नेता होने के लिए मनोविज्ञान को ज्ञान होना जरूरी है, मन का विज्ञान। एक नेता बनने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। एक शिक्षक हो और शिक्षक के कौन से ऐसे गुण हैं जिसमें छात्र उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ध्यान से देखा, शारीरिक सौंदर्य। क्या एक बच्चा एक अध्यापक की सुंदरता की प्रशंसा करता है, कभी नहीं करता है। दूसरा हमारा है मित्रतापूर्ण व्यवहार। एक शिक्षक और छात्र के बीच अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तो क्या आप एक शिक्षक के किस गुण, इस गुण की प्रशंसा करने पर आप काबिल होंगे, नहीं होंगे। मित्रतापूर्ण व्यवहार और उसके सौंदर्य जो छात्र पसंद करते हैं शिक्षक को, वो किस कारण करेंगे। तो छात्र तभी पसंद करते हैं कि एक शिक्षक जो पढ़ा रहा है उनका जो संप्रेषण है, कला है, वो बच्चे को अगर प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा प्रभावी शिक्षण ही बच्चे और छात्रों के मध्य है वो अच्छे व्यवहार लेकर आता है। इसलिए प्रभावी शिक्षण ही बच्चे को सर्वाधिक अध्यापक का पसंद आता है। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें क्या हो, जिसमें आदर्श उच्च हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा क्रूरता हो। तो हमेशा इन तीनों का कोई संबंध नहीं है। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसके उच्च आदर्श हो। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा है
कि आपके विद्यालय के अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, यानी पूरे स्टाफ में आपको एक विद्यालय का सचिव बनाना चाहते हैं। अब सचिव क्या होता है? सचिव की अगर जिम्मेदारी दे दी तो उस विद्यालय का जो प्रबंधन कोष है, उनका जो जितना भी मैनेजमेंट है, उसमें जो हमारी राशि होती है, वो राशि जो समिति बनती है हमारी एसएमसी की, उस एसएमसी में जो मेन मुख्य बनता है, एक तो होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है सचिव। उन दोनों की स्थिति में अगर हम बात करें तो जब विद्यालय प्रबंधन कोष पर अगर कोई आपको खर्च करना है तो मैनेजमेंट के अंदर जो विद्यालय के अंदर जो राहत कोष है, जो सहायता राशि जितनी भी है, उसको अगर निकालनी है तो सचिव के बगैर नहीं निकाल सकते हैं। न अकेला अध्यक्ष निकाल सकता है, न अकेला सचिव निकाल सकता है। सचिव होगा वो सरकारी अध्यापक होगा और जो अध्यक्ष होगा वो एसएमसी से जो अभिभावक होते हैं उसमें से होते हैं। दोनों की सहमति के तहत ही इसे जो वो विद्यालय राहत कोष है, वो खर्चा है, वो निकाल सकते हैं। इसलिए सचिव बनाना चाहते हैं तो आप अपने अधिक विश्वास नहीं है तो इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया क्या देंगे? तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी उसमें हमारी की चुनौती स्वीकार करें, चुनौती को स्वीकार कर सभी मामले उनके सहयोग की कामना करेंगे। आपके सामने ऐसी चुनौती आ जाती है, चुनौती को आपका क्या करना है? स्वीकार करना है और स्वीकार करके सभी मामले उनके सहयोग की कामना करेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है। एक बच्चा नहीं पढ़ता है और बच्चे को पढ़ने के लिए आकर्षित करना है, तो ऐसी स्थिति में एक अध्यापक क्या कार्य करेगा कि वो बच्चा है वो अध्ययन करने लग जाए? तो ऐसी स्थिति में छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें पुरस्कृत करे, दंडित करे, प्रशंसा करे और प्रेरित करे। ध्यान में रखना, अगर हम किसी बच्चे को जैसे ही टेस्ट लेते हैं और लेते हैं, उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो बच्चे को हमेशा अध्ययन की ओर ले जाता है। पुरस्कार के तौर पर एक पेन भी बहुत बड़ा होता है, पुरस्कार के तौर पर कुछ भी हो वो बच्चे को हमेशा हमेशा क्या ले जाता है? अध्ययन की ओर ले जाता है। तो उन्हें पुरस्कृत करे और जब बच्चे को हम पुरस्कृत करेंगे तो वो अध्ययन की ओर क्या होंगे? अग्रसर होंगे। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह, यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न, एक छात्र प्रश्न करता है और शिक्षक को नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा। अगर एक अध्यापक होने के नाते किसी छात्र ने प्रश्न कर लिया और एक अध्यापक को प्रश्न नहीं आता है तो कहे प्रश्न गलत है। अगर ऐसी स्थिति में बच्चे को कहोगे कि क्या आपका प्रश्न ही गलत है? नहीं, ऐसी स्थिति में जानकारी प्राप्त करके उसे उत्तर बताया जाएगा। विकल्प नंबर बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और शिक्षण अभिरुचि का अंतिम प्रश्न है वो है शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी है। शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी क्या है? शिक्षक के लिए सभी शिक्षकों से बातचीत करना ही ये शिक्षक हेतु क्या है? अधिक उपयोगी है। ये थे हमारे शिक्षण अभिरुचि के आज के जो मेगा टेस्ट सीरीज हुआ था उसके आंसर। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हमारे हिंदी के 30 प्रश्नों की। हिंदी के 30 प्रश्नों की बात की जाए तो खेत में रहना, खेत में रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत में रहना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? बताइए एक बार कमेंट में। आप बिल्कुल आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। तो खेत में रहना, खेत में रहने का मतलब है बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना, वीर गति। खेत में रहना मतलब है वही रह जाना, इसलिए कहना चाहता है वीर गति को पाना। विकल्प नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। तो आपके सामने क्या हो गया? डींग हाँकना। अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या हो गया? डींगे हाँकना। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अल्ली और अल्ली। ये अल्ली होता है, ये तो होता है भौरा, और ये अल्ली बड़ी होता है, ये होता है सखी। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? तो ध्यान में रखना, इसमें पर्ण कुटी ये तो अपने आप ही गलत हो गया, इसमें कु बड़ा आ गया इसलिए ये गलत हो गया। और विकल्प नंबर 4 हमारा, कुटी में हमेशा कु क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 हमारा इसमें क्या है? राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, मिश्र वाक्य के लिए परिवर्तित करना है। यानी हमारे सामने सरल वाक्य दिया है और हमें मिश्र वाक्य में प्रयुक्त करना है। हमें मिश्र वाक्यों का अगर योजक चिन्ह ध्यान में है तो हम बिल्कुल पकड़ लेंगे कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया, नहीं हो सकता। अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, नहीं हो सका। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो ये मिल गया उसके मित्र का था, और जो, जिसका, जिसकी, जब, जिनके, ये सभी आते हैं कौन से में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। बात आ गई वही, तो शरत वाले जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? शरत वाले। यदि आप आते तो मेरा काम बन जाता, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, और यदि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। और शर्त की बात हमेशा की जाती है वो संकेतवाचक में की जाती है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो श्रीमान इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, न कि उपवाक्य, न कि पदबंधन। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ अर्थ होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाए हुए का अर्थ होता है वो होता है स्थानापन्न। क्या होता है? स्थानापन्न। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है अत्युषम। अति प्लस उषम, ध्यान में रखना, अति प्लस उषम, और उषम में हमेशा ऊ क्या होता है? दीर्घ होता है। और आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ऊ छोटा, इसलिए दो तो अपने आप ही अति प्लस उषम और अत्य प्लस उषम, यह इसलिए गलत हो गया। और विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है सन्मार्ग। सन का मतलब है सत्य, सत्य है जो मार्ग है, और सत्य है जो मार्ग, सत्य का मतलब अच्छा, तो अच्छा है जो मार्ग है। और मार्ग की विशेषता बताइए कि वो अच्छा है, और विशेषता बताने को काम हमेशा कौन सा समास करे है? कर्मधारय करे। कौन सा करे? कर्मधारय करे। इसलिए 110 में विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, हीनता अनादर। हीनता अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है तो अव होता है। अव का अर्थ होता है हीनता अनादर पतन, तो अव उपसर्ग होता है, उसका अर्थ होता है हीनता अनादर और पतन, और दर्शाने वाला विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अशक्त और अशक्त शब्द युग्म दिया है। कौन से अशक्त का क्या अर्थ होता है? तो हमें ध्यान से देखने वाली बात है अशक्त और अशक्त। तो ध्यान में रखना, एक अशक्त का तो होता है क्या? असमर्थ, और दूसरे का होता है विरक्त। यानी इसका तो अर्थ होगा हमारा असमर्थ और इस अशक्त का होगा विरक्त। विकल्प नंबर 4 हमारा दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या बेल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है? बेल ना कूदे कूदे तंगी, तो बात है स्वामी के बल पर नौकर का साहस। यही इसका क्या निकल कर आता है? आंसर निकल कर आता है बेल ना कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर नौकर का क्या होता है? साहस होता है। इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बाहें बिछाना। बाहें बिछाना का मुहावरे का अर्थ है कलंक लगना, प्रभाव जमना, अत्यंत प्रसन्न होना। तो बाहें बिछाने का हमारा जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होना? अत्यंत प्रसन्न होना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कौनते। तो ध्यान में रखना कौनते, यहां पर देखो ए, ये तो बिल्कुल ही ए यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बात बन सकी दोगी तो कांत प्लस ए ऐसे नहीं होगा, इसलिए कुंती प्लस ए होता है। दैट इज राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर का रुचिर होता है, चारु होता है, ललित होता है। ये तीनों के तीनों तो किसके हैं? सुंदर के हैं, लेकिन विशिक है वो इसका आंसर सही नहीं है, सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कौन से है जिसमें मित्रता माधुर्यता यहां पर मिला दे? प्रामाणिक, त्रिवार्षिक, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, सादृश्य ये भी गलत हो गया। लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यवत ये दोनों शब्द हैं वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है, इसलिए विकल्प नंबर
4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य, ध्यान में रखना वाक्य के अंग हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये बात क्या कहना चाहता है, ये बात कहना चाहता है कि वे वाक्य जिसमें एक प्रधान या कह सकते हैं सरल वाक्य और उसके अलावा एक या एक से अधिक कोई अन्य वाक्य हो, ऐसे वाक्य हमेशा होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो ऐसे वाक्य हमेशा कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उन्मुख शब्द का विपरीत, उन्मुख का विलोम शब्द, विपरीत का अर्थ को मतलब पूछो विलोम शब्द है, और उन्मुख का विलोम शब्द हमेशा होता है वो विमुख होता है। क्या होता है, विमुख होता है। विकल्प नंबर सी दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ने दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग घोड़ा का होता है, गोटक है। ये तीनों के तीनों है, ये घोड़ा के क्या है, पर्यायवाची है। किसके, ये तीनों के तीनों घोड़ा के, लेकिन मतंग है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आंखों के सामने हो, जब हम आंखों के सामने होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा है कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटिए। मीरा भगत कवि थी ना, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, गलत हो गया। कलम सीमा ने रहीम को दी ना, सीमा ने रहीम को कलम दी हो सकती है। मैं आजकल घूमने जाता हूं, बिल्कुल। विकल्प नंबर डी हमारा है, यह वाक्य एकदम पूर्णतः क्या है, शुद्ध है, इसलिए राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करो। अशुद्ध वाक्य की, ठंडा बर्फ, नहीं नहीं, बर्फ लानी है तो ठंडी लेकर आनी पड़ेगी, बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। और इसने अशुद्ध की बात की है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, बिल्कुल सही है। मुझे जयपुर जाना सही है, माँ दूध जमा रही है, इसलिए ठंडा बर्फ लाओ नहीं होता है, ठंडी बर्फ लाओ। ये वाक्य की शुद्धि है, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, यहां पर ध्यान में रखना, इसमें प्रश्न में थोड़ा सा एरर हुआ है कि इसमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, नहीं पूछा है कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास का उदाहरण, ये चतुरानन ये बहुव्रीहि का है, त्रिलोचन 3 है, लोचन जिसके शिवजी, दशानन 10 है, सिर जिसके रावण है, और 4 है भुजा जिसके ब्रह्मा जी। ये तो तीनों के तीनों हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास के। लेकिन नवरत्न नो है रतन जो, और नवरत्न है, ये द्विगु समास का क्या है, उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। हमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें शब्द में क्या दिखाई दे रहा है, उपसर्ग दिखाई दे रहा है। और मैंने स्पष्ट बताई थी, जहां पर आपको उपसर्ग दिखाई देता है वो समास हमेशा कौन सा होता है, वो समास हमेशा अव्ययभावे होता है। और कुछ बार ध्यान में रखना, कई बार यह भी पूछा जाता है, जैसे एक मेरे आगे आया था, कुछ बच्चे ने पूछा कि सर एक सीधा शब्द आया, बोलो धीरे धीरे में बताओ कौन सा समास है। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे शब्द है, ये अव्यय है, और धीरे धीरे शब्द में हमें समास पूछ लिया तो ये भी क्या है, अव्ययभाव समास है। इसलिए जहां पर आपको उपसर्ग दिखाई देते हैं, उपसर्ग युक्त हमेशा शब्द होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो हमेशा अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अप उपसर्ग है, तो धान का मान तो अपी जोड़ रखे हुए कभी नहीं होगा, अपितु में अपी होता है, 1 और 2 ये दोनों नहीं होगा। कीर्ति में अगर मैं अप जोड़ दूं तो हो जाएगा अपकीर्ति। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निषेधात्मक है। मैंने एक बात कही थी, चाहे निषेधात्मक है, बच्चों को मैंने दोनों ही बात बताई थी कि एक तो होता है हमारा निषेधात्मक है, और उसी को हम दूसरा बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं, नकारात्मक है। इसमें आपको कोई जान पहचान वाली अगला कुछ दिया है क्या नहीं दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। जेके लाइन के बीच के मायने थाना एक शब्द दिख जाके नहीं, और जिस लाइन में आपको नहीं दिखाई देता है वो वाक्य हमेशा निषेधवाचक। और आपको देखो सड़क पर ये देखो मत जाना, नहीं जाना। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो वाक्य हमेशा होता है, वो कौन सा होता है, तो वो वाक्य हमेशा होता है, वो सरल वाक्य होता है। कौन सा होता है, सरल वाक्य होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है
कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है वो क्या है, तो केवल कल्पनाएं करना, और कल्पना करने पर ही हम क्या दौड़ाते हैं, अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। विकल्प नंबर सी हमारा दैट इज राइट आंसर है, हो जाएगा। और आज का हमारा हिंदी का अंतिम प्रश्न है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है को दर्शाने वाली लोकोक्ति है वो कौन सी है, तो ये है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब यह है कि काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 50% शिक्षण अभिरुचि के और 30% हिंदी के हमने सॉल्यूशन किया, और सभी चारों विकल्पों को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक विकल्प को गहनता से अध्ययन किया और उनमें से हमारा आंसर हमने निकाला। अब मैं आएंगे आपको ज्योग्राफी प्रश्न बताने के लिए। आइए सर। सभी विद्यार्थियों को थार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो टेस्ट हुआ उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी अपन अध्ययन करेंगे। अपना जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने देखा था राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी किस्म का कोयला निकलता है। तो हमने बात की कि भी राजस्थान में जो कोयले की किस्म की बात करें तो वैसे अगर कोयले की 4 किस्में जिसमें एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और कौन सा है, पेट किस्म है। इसका मतलब है एक तो कौन सा है एंथ्रासाइट, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ किस्म का है वो कौन सा है एंथ्रासाइट, जो कहां से निकलता है जम्मू कश्मीर। इसके बाद में कौन सा है बिटुमिन से, और बिटुमिन से वो कहां से निकलता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहां पर है, तो हमने बात की थी झारखंड। इसका मतलब बिटुमिन कोयला है वो कहां से निकलता है झारखंड। ये तो थोड़ा सा इसको ध्यान में कर लेना, थोड़ा सा लिग्नाइट है ये। इसका मतलब राजस्थान में कौन सी किस्म का निकलता है, लिग्नाइट किस्म का कोयला है वो सर्वाधिक निकलता है। और ये किसकी किस्म है, ये लोहे की किस्म है। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी किस्म का लोहा निकलता है, तो अपन बता सकते हैं हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो क्या निकलता है सर्वाधिक। इसका मतलब है सी आंसर इसमें क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में अपन देखें कि गोठ मांगलोद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पहली बात है, पहला ऑप्शन है रॉक फास्फेट, दूसरा है पोटास, तीसरा है पायराइट और चौथा है जिप्सम। इसका मतलब है रॉक फास्फेट है वो तो कहां, इसकी बात करें तो जिप्सम है वो कहां से निकलती है, तो गोठ मांगलोद से किसका उत्पादन होता है, जिप्सम का उत्पादन होता है। इसका मतलब है जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी जो खान है वो कौन सी है, गोठ मांगलोद। और जिप्सम के उत्पादन में अपना भारत में एका क्या है, अधिकार है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है सर्वाधिक जो मैग्नीज का जो उत्पादन है जिसे औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत
सीला बोलते हैं, और वो कहां से निकलता है? बांसवाड़ा से निकलता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें राजस्थान में धार्मिक दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र जो झील है वो कौन सी है? एक तो अपनी कौन सी? पिछोला झील, एक राजसमंद झील, पुष्कर झील, और कौन सी झील है? कोलायत झील है। इसका मतलब अगर अपन बात करेंगे कि ये जो धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पवित्र झील है वो कौन सी है? पुष्कर झील है। इसका मतलब सी आंसर इसमें क्या रहेगा? राइट रहेगा। इसके बाद में अगर अपन क्वेश्चन देखें, राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है कौन सी है? तो एक तो है अंबुजा सीमेंट कंपनी, वंडर सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी और श्री सीमेंट कंपनी। अगर राजस्थान में सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है वो कौन सी है? श्री सीमेंट कंपनी है। और श्री सीमेंट कंपनी है, ये कहां पर है? ब्यावर है, अजमेर में। कहां पर है? ब्यावर है, अजमेर। और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, ये राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का क्या करती है? उत्पादन। तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? अल्ट्राटेक है। और सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी? इसने ऊर्जा के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी प्राप्त की कंपनी। और सीमेंट कंपनी है आरके ग्रुप, जिसमें सबसे बड़ी जो मार्बल फैक्ट्री है उसी के द्वारा ये वंडर सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके बाद में राजस्थान में औदरी थीम पार्क की स्थापना कहां की गई है? पहला ऑप्शन है जयपुर। औदरी थीम पार्क, औदरी का मतलब है इसका संबंध कौन से उद्योग से है? वस्त्र उद्योग से। कौन से उद्योग से है? वस्त्र उद्योग से। इसलिए प्रश्न क्या पूछा कि राजस्थान में औदरी थीम पार्क की स्थापना कहां की गई है? पहला ऑप्शन है अजमेर, पहला ऑप्शन होगा चौपंकी, और वहां किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान में औदरी पार्क की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो इसका मतलब बी आंसर। अगर देखें राजस्थान में दानपुर थर्मल पावर है कौन से? पहला जिला है वो कौन सा है? गंगानगर। और गंगानगर में कौन सा है? तो अपन बताएंगे गंगानगर में सूरतगढ़ थर्मल पावर है, झालावाड़ में कौन सा? कालीसिंध थर्मल पावर है, और कोटा में भी कोटा थर्मल पावर है, और बांसवाड़ा में कौन सा बना हुआ है? तो कानपुर थर्मल पावर है, जो कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग की स्थापना कहां की गई है? पहला ऑप्शन कौन सा है? चित्तौड़गढ़, दूसरा है कोटा, तीसरा अलवर, चौथा कौन सा है? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया है। अलवर जिले में अगर अपन बात करें तो अलवर जिले में राजस्थान में सबसे अधिक वृहद इकाइयों की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन के लिए जो जिला जाना जाता है वो कौन सा है? कोटा। और राजस्थान में जो श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग की स्थापना है वो कहां की गई है? कोटा में की गई है। इसका मतलब है बी आंसर राइट होगा। अगली अगर बात करें जाबर की खान, कौन सी खान है? जाबर की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? पहला क्या है? तांबा, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है तांबे, चौथा है रोके फॉस्फेट। अगर अपन बात करें जाबर की खान, जाबर की जो खान है वो किसके लिए जानी जाती है? तो जाबर की खान है वो चांदी की उत्पादन के लिए जानी जाती है, और चांदी उत्पादन में अपना क्या है? एकाधिकार है। और चांदी की खान की खोज किसके काल में हुई थी? तो हमने बात की थी महाराणा लाखा के शासनकाल में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। इसका मतलब चांदी की खान है, चांदी उत्पादन के लिए कौन सी खान जानी जाती है? जाबर की खान। इसका मतलब है सी आंसर इसमें क्या रहेगा? राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में मरू राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? पहला बीकानेर है, दूसरा जैसलमेर है, तीसरा धौलपुर और चौथा चित्तौड़गढ़ है। इसका मतलब मरू राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कौन से जिले में की गई है? जैसलमेर जिले में की गई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें कि बाकली बांध वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो पहली बात अगर करें बाकली बांध की बात करें तो ये कौन सी जिले में है? तो अपन बात करेंगे जालोर जिले में। और जालोर जिले में कौन सी नदी पर है? सुकड़ी नदी पर है। इसका मतलब है इसमें सुकड़ी नदी कौन सा है? सी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध है? बाकली बांध है। अगर कोठारी नदी की बात करें तो कौन सा बांध है? मेजा बांध। बांडी नदी की बात करें तो हेमावास बांध है।
और रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो रूपा रेल नदी पर कोई भी क्या नहीं है बांध। वैसे बांध की बात करें, रूपा रेल नदी पर सीकरी बांध है, और सीकरी बांध कहां पर है? भरतपुर में। कौन सी नदी पर है? रूपा रेल नदी पर है। इसका मतलब इसमें कौन सा राइट होगा? सी आंसर क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब देखो ये थोड़ा सा टाइपराइटर से गलती भी है, क्योंकि माही बजाज सागर क्या है? बांध। ये तो यहां था, और ये जाखम बांध यहां था। इसका मतलब इसमें बी आंसर क्या रहता? राइट रहता, क्योंकि इसने बिसलपुर बांध और यहां दो बांध लिख दिए। कौन सा बांध? जाखम बांध। इसका मतलब ये कौन से ऑप्शन में करना था? बी ऑप्शन में करना था। और ये जाखम बांध है, ये कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। और कौन सी नदी? जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी कहां पर है? प्रतापगढ़। वहां प्रतापगढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे क्या है? ऊंचा बांध है। 81 मीटर ऊंचा है भाई। ठीक है, तो इसमें बी आंसर सही रहता, और ये जाखम बांध यहां था। ठीक है, सभी कर देना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है जो जलेबी जुड़ा करके चलती है? और वो कौन सी है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है वो। भैंस की सर्वश्रेष्ठ क्या है? नस्ल है, जो सर्वाधिक क्या देती है? दूध देती है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो अपन बात करेंगे वो कुम्हेर भरतपुर में। और वैसे केंद्र ये भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर। सूरती नस्ल है। इस भैंस के सींग कैसे होते हैं? तो मैंने बताया था हसियाकार, पल्सर के जो स्टेयरिंग आता है उसके समान होते हैं। किसके? सूरती नस्ल के भैंस। नेक्स्ट आती है कौन सी? मेहसाणा। मेहसाणा कहां की है? गुजरात की है। वैसे सूरती भी कहां की है? गुजरात की। जाफराबादी, ये भैंस की सबसे शक्तिशाली क्या है? नस्ल है। इसने सबसे शक्तिशाली होने मादा जानवरों में इसने क्या प्राप्त कर चुका है? अवार्ड भी प्राप्त करे चुकी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, इसका मतलब इसमें कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं माही ध्वल किसकी किस्में है? पहला चावल, कपास, सोयाबीन और गेहूं। इसका मतलब माही कंचन माही ध्वल किसकी किस्म है? चावल, कपास, सोयाबीन और गेहूं। माही कंचन माही ध्वल। माही सुगंधा। माही सुगंधा तो किसकी है? चावल। यहां माही कंचन माही ध्वल की अगर अपन बात करेंगे तो किसकी किस्में है? ये मक्का की क्या है? किस्में है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा था। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरवा क्या है? तो गिरवा क्या है? भेड़ की क्या है? नस्ल है क्या? तस्त्रीनुमा पहाड़ियां है क्या? भैंस की नस्ल है क्या? अरावली की चोटी है? तो अपन बात करेंगे उदयपुर जिले में अरावली की तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। इसलिए बी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखो, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कौन से जिले की है? पहला नागौर, दूसरा जयपुर, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा है सवाई माधोपुर। इसका मतलब है बांसवाड़ा जिले की जलवायु कोपेन के आधार पर एडब्ल्यू प्रकार की क्या है? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एक तो कौन सा है? आबू का पठार है भाई, ये पठार है। कौन सा पठार है? आबू का पठार। दूसरा उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार और मेसा का पठार। इसका मतलब सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। कि उड़िया का क्या है? पठार। जिससे सबसे राजस्थान का सबसे क्या है? ऊंचा पठार कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। ठीक है, इसमें बी आंसर है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? तो अलवर में है क्या भाई? सिरोही में, उदयपुर और जयपुर। इसका मतलब अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। जबकि अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां वो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। इसका मतलब सी आंसर क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, फिर है कौन सा? बाड़मेर, फिर जैसलमेर और फिर कौन सा है? जयपुर। इसका मतलब है थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो अपन बताएंगे बाड़मेर। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर। और हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। पतंग महोत्सव जैसलमेर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की
जनसंख्या, उसको थोड़ा देख लेना, इसमें कौन सा होगा, बाड़मेर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है कितना है, 200, 166, 928, 943। इसका मतलब राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 200। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 200। राजस्थान में पशु घनत्व है वो कितना है, 166। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928। और भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। इसका मतलब है इसमें ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है, और हमने अध्ययन किया था कल या परसों में ही कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा, परंतु किसकी सलाह पर करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, जो राज्य सरकार का क्या होता है, वकील होता है, जो सरकार की कानूनी पैरवी करता है। इसका मतलब है ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा जी। वैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न क्या है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो भैया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना क्या सौंपता है, त्याग पत्र सौंपता है। इसका मतलब है ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलो आगे और बढ़ते हैं। सरपंच से अपना पद, सरपंच को पद की शपथ कौन दिलाता है, पहला है प्रधान, दूसरा है विकास अधिकारी, तीसरा है पीठासीन अधिकारी, और चौथा है खंडे अधिकारी। इसलिए बच्चे काफी बार इसका विकास अधिकारी करते हैं, विकास अधिकारी नहीं होता है, हमेशा पीठासीन अधिकारी ने पद की क्या दिलाता है, शपथ। आप वोट देने के लिए जाते हैं, और वोट देने के लिए जाते हैं तब वहां एक सरकारी टीचरों की एक टीम आती है, वो चुनाव संपन्न करवाती है, उसमें एक चुनाव आयोग एक अधिकारी भेजता है, उसे बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। वो जैसे ही चुनाव होते होते सरपंच को बुलाएगा जरा, और पद की क्या ले, शपथ। इसका मतलब कौन दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी। इसमें होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय तिल दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। इसका मतलब 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय तिल दिवस से मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने क्वेश्चंस नहीं है। तो ज्योग्राफी के अपने इतने क्वेश्चन थे, जिसमें प्रत्येक में अपने क्या थे, क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिया। जो भी आपको समझ में नहीं आया उनको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी आपको समाधान मिल जाएगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने कल्चर के क्वेश्चन रहेंगे, और मैं नेमिचंद जी सर को आग्रह करता हूं कि वो बच्चों को इसका सॉल्यूशन दे। धन्यवाद सर आपका। करते हैं भी अपने हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन। ठीक है, भी देखिए, भी जो आज एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का जो पहला प्रश्न आया था जीके का, वो प्रश्न कौन सा था कि स्वामी केशवानंद जी का जन्म किस जिले में हुआ था। स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो सीकर जिले के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भी आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है कि देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन है, तो देखिए पीरू सिंह है, शैतान सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, या फिर वेद प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीरू सिंह है। आगे बढ़ते हैं भी, आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है, देखते रहना भी, आप अपने जो ओमर सीट है वो भी मिलाते रहना भी, कितने आपके क्वेश्चन सही होंगे कितने नहीं होंगे। ये हूबहू प्रश्न आपको मिलेंगे बीएसटीसी के एग्जाम में। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, अब ये बच्चों वाला प्रश्न है भी, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं भी, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा रहेगा कि सरदारनाथ जी का आश्रम कहां पर स्थित है। सरदारनाथ जी का आश्रम से सरदा से सीकर, सीकर के अंदर सरदारनाथ जी का आश्रम स्थित है। आगे बढ़ते हैं भी, अगला प्रश्न क्या है भी हमारा कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है,
तो मालचंद तिवारी की, लक्ष्मी कुमार या फिर श्रीलाल या फिर विजयदान की है। तो बताइए भी किसकी रहेगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे कौन सा होने वाला है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? तो रूपक कहते हैं या विगत कहते हैं या फिर वेली कहते हैं या फिर रासो। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? रासो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2, रासो। आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे कौन सा रहने वाला है? तो ध्यान रखना भी, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी का नृत्य है जो किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कच्ची घोड़ी का जो नृत्य होता है वो होली पर किया जाता है या फिर विवाह पर या फिर तीज पर या फिर नवरात्रा पर। तो ध्यान रखना भी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, होली पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए भी क्या रहने वाला है कि ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? फटाफट बताइए भी, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित रहने वाला है? ढोल तो याद रखना जालोर। कहां से रहने वाला है भी? जालोर। आगे बढ़ जाते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटेलिया बिछिया बिछिया ये लालर क्या चीज है? तो याद रखना भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है आपकी स्क्रीन पे कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह बख्तरबंद है, यानी कपड़ा पहना है, एकदम कवच पहना हुआ है? वो कौन से के लिए कहा गया है? तो याद रखना रणथंबोर के लिए कहा था अबुल फजल ने। आगे बढ़ जाते हैं भी। हाँ, नेक्स्ट क्या कौन सा प्रश्न रहने वाला है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे ही 9 महल, एक डोड़ गए 9 महल किस किले में बने रहे? तो नाहरगढ़। किसमें भी? नाहरगढ़ में बने हुए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है कि लांगुरिया गीत किस देवी के लिए गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस देवी के लिए गाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए भी, आप ही एक इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लांगुरिया गीत किस देवी के लिए गाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, लांगुरिया गीत किस में गाया जाता है भी? केला देवी, बिल्कुल भी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केला देवी। आगे बढ़ जाते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है कि पछवई चित्र किस चित्रशैली की पछवई किस चित्रशैली की विशेषता है? फटाफट बताइए भी। हाँ, पछवई किस चित्रशैली की विशेषता है? बताइए भी। तो आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। कौन सा हो जाएगा? नाथ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है कि बनी ठनी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किशनगढ़ शैली से प्रसिद्ध है। कोटा, मारवाड़, चांडो इससे नहीं। अभी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा रहने वाला है कि कसूमल कौन सा रंग होता है? कि कसूमल होता है वो कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफेद या हरा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, लाल रंग होता है, उसे कसूमल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी आपकी स्क्रीन पे क्या रहने वाला है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना भी खंडेला नदी भी निकलती है से। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है भी? भरतहरी का मेला किस जिले में भरता है? भरतहरी का मेला किस जिले में भरता है? फटाफट आंसर दीजिए भी, भरतहरी का मेला किस जिले में भरता है? आसान सा प्रश्न है भी, भरतहरी का मेला याद रखना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह को मनाया जाता है? बूंदी के अंदर जो कजली तीज है उसका कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद होता है भी। आद्रपद लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भी, इसको कर लेना भाद्रपद। आगे बढ़ जाते हैं भी। आपकी स्क्रीन पे क्या रहने वाला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो सभी को पता है तेजाजी महाराज की जय हो शामिल नहीं है। तेजाजी महाराज शामिल नहीं है। बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, ये सब क्या है भी? पंचपीरों में शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं भी। किसी को कोई दिक्कत? तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? अरे तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? बच्चों को पता है भी तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? आंसर दो भी फटाफट, आंसर दो भी। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? तेजा जी महाराज की जय हो। हाँ, तेजा जी महाराज का सभी को पता है भी, तेजा जी महाराज का जन्म नागौर के अंदर हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं भी। ये प्रश्न के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नदी पूछ ले तो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। इस घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी। प्रश्न कौन सा होने वाला है कि राजपूतों की
उत्पत्ति अग्निकुंड के राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चंद्रबरदई, यहाँ कृष्ण कर दिया भाई, चंद्रबरदई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर या फिर बर्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदई। कौन हो जाएगा? चंद्रबरदई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? इसने बवाल मचा के रख दिया था अभी 2 राज्यों के अंदर। तो याद रखना प्यारे बच्चों, कृष्णा कुमारी जो थी वो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, भीम सिंह की बेटी थी भी। आगे बढ़ जाते हैं कि सांची का संबंध किस देवी से है? सांची का संबंध किस देवी से है? तो सांची का संबंध पार्वती से है। सांची का संबंध पार्वती माता से है। आगे बढ़ जाते हैं भी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फड़वाचक का कार्य कौन करता है? फड़वाचक का कार्य कौन करता है? वो बाई धारो पूरे लैंड गए नहीं, तो फड़वाचन का कार्य कौन करता है? भी तो भोपे, ये जो भोपे होते हैं ये फड़वाचन का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं भी। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि मांगीलाल मिश्र की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? मांगीलाल, तो याद रखना कावड़। कौन सा रहेगा भी? कावड़। मांगीलाल जी कावड़। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। हाँ नेक्स्ट, अरे भाई कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी किस्म का कोयला पाया? ये आ गया भैया अपना जीके और कल्चर के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं आपको कुछ इंग्लिश के प्रश्न बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश के शर्त तो आई नहीं है भाई, इसलिए आपको अंग्रेजी के प्रश्न करवा देता हूं। अंग्रेजी के प्रश्न देखिए, मेरे को तो अंग्रेजी आती है नहीं, इसलिए अंग्रेजी के प्रश्न मैं करवा देता हूं आपको लाइन टू लाइन मिला के। ये बताने 81 to 82 रीडिंग दी पैसेज एंड आंसर ऑफ फॉलोइंग द क्वेश्चन। एक पैराग्राफ आएगा, ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको, और इनमें से पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, उसके आपको प्रश्न आंसर देने हैं भी। ये तो नॉर्मल है, लाइन से लाइन मिलानी है। तो पहला देखिए कौन सा प्रश्न है, 81 नंबर, मैं देख लेता हूं भी। हाँ पहला 81 नंबर पैराग्राफ कौन सा रहेगा? हाँ ये वाला। तो अपने देखते हैं कि पैराग्राफ क्या रहेगा। पहला प्रश्न है कि द मीन्स आइडिया इन दी पैसेज इज दैट। यही प्रश्न है क्या? इज दैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस स्मॉल एक्शन। ये क्या लिखा हो अभी देख लेना भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा अभी एंड लाइफ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये हमारा पढ़ने का तरीका है भी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 82 नंबर का, कौन सा आएगा कि व्हाट डज दी राइट, क्या लिखा हुआ अभी? मीन्स बाय। ये देख लेना भी, इसका आंसर बताना है, इसका मीन्स बताना है वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बात समझ आ रही? आज वो अंग्रेजी वाले सर आए नहीं है भी, हमारे कहीं बिजी है थोड़े से, इसलिए आपको बता देता हूं भी। अगला प्रश्न है चूज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अंग्रेजी आवे गुरुजी, आवे अंग्रेजी तो हड़के में ले गया, कहते कहते अंग्रेजी आ जाए रेटा ब्रो, ठीक, शक नहीं करना चाहिए बंदे पर। बात समझ आ रही है? तो इसमें कौन सा आएगा? तो ये चुनना है भी, मे यू बी हैप्पी। हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ वाला हो जाएगा भी। हाँ ऑप्शन नंबर ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी ओ सेंटेंस। आगे बढ़ा मेरे को, सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 84, चूज दी, आगे क्या लिखो है? चूज दी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखना इसका राइट हो जाएगा 2। ये क्या लिखा हुआ अभी देख लेना भी। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ आगे वाला जो प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक विद, आगे तो अड़ंगोड़ू जगह भाई। चलो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डब्ल्यू वाला हो जाएगा, डब्ल्यू ये वाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं भी। हाँ आगे वाला प्रश्न है कि हाँ कौन सा आ गया अभी? ये आ गया अभी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है भी। तो हु ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा? राइट रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं भी। हाँ आगे अपना जो प्रश्न रहने वाला है वो कौन सा है? ये वाला आ गया, दी वर्ड ऑप्शन क्या? ओपोजिशन, ऑफसाइड है क्या लिख रहा है? मीन्स टू सिंगड़ू डिंगड़ू। समझ आ रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ा कौन सा है? चूज दी वन वर्ड
चूज दी वन वर्ड, वेल बिल्कुल यही वाला है भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चूज दी वन वर्ड, इसका ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं भी, आपकी स्क्रीन पे फिर से एक बार दिखाते हैं आपको क्या रहने वाला है कि चूज दी वर्ड फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस विच इन, तो इसका विच इन, हाँ इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं भी, आगे वाला जो राइट आंसर इसका क्या होगा, बड़े वाला आ गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, इसका देख लेना भी। अरे भाई कहां जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न देखिए भी, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से प्रश्न थोड़े आगे पीछे हैं, ठीक है, बात समझा रही। जैसे यहाँ पे देखिए भी, ये प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा, ये प्रश्न नंबर रहेगा फिल इन दी, तो यहाँ पे तो प्रश्न है 191, लेकिन ये वास्तविक आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न रहेगा, 111 नंबर। तो ये प्रश्न थोड़े मिलान कर लेना भी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, थोड़े देख लेना भी। आगे बढ़ जाते हैं भी, इसका कौन सा प्रश्न रहेगा, 100, हाँ इसका रहेगा ए एन रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं भी, हाँ ए एन रहेगा, ए एन के बाद में आगे वाला रहेगा, इसका प्रश्न रहेगा ऑप्शन नंबर ये वाला रहेगा, ठीक है, हाँ ये वाला वर्क एट। उसके बाद में आएगा ये वाला 93 नंबर का, 93 नंबर का आएगा वेरी गुड बुक्स बट, हाँ ये आएगा वेरी गुड बुक्स बट, लेकिन, हाँ इसका देखते हैं भी कौन सा रहेगा, हाँ इसका रहेगा भी हेड, ये लास्ट वाला प्रश्न रहेगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं भी, हाँ आगे बढ़ देखते हैं भी, डी आ गया क्या, विच आ गया क्या, विच करेक्ट, विच द करेक्ट आंसर, तो आई वेंट दिल्ली, हाँ ऑप्शन नंबर सी यस्टरडे, आई वेंट में कल दिल्ली गया होगा, ऐसे कुछ होगा भी, मेरे को पता नहीं है। हाँ ये देख लेना भी, फिल इन दी ब्लैंक, ये देखना फिल इन दी ब्लैंक विद, ये वाला देखना भी कौन सा रहेगा, तो इसका रहेगा विद, ये वाला रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं भी, आगे वाला जो रहेगा क्वेश्चन नंबर, उसमें कौन सा रहेगा, बड़े वाली मीनिंग रहेगी भी ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भी, आगे वाला कौन सा रहेगा, 81 नंबर, तो इसका ए होगा द टीचर आस्क्ड द बॉयज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए आज का हमारा कौन सा रहने वाला है, हाँ अच्छा आगे वाले पेज पे, हाँ ये रहा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न कौन सा रहने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, प्रोवाइड। ये हमारा बीएसटीसी का आज एग्जाम हुआ था, उसका क्लियर आंसर है वो चेक कर लेना भी, आपकी कैसी तैयारी है, क्या तैयारी है, यहाँ से आपका पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी घबराने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इतना टाइम कर दिया तो और भी कर लेंगे, अपने क्या रहता है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ हम अपने आप को बूढ़ा कर चुके हैं, लेकिन हमारा भारत जवान है ना, जवान में हमेशा अपने को क्या रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए, युवा रहना चाहिए, बात समझ आ रही है। और ये भारत हमारा युवाओं का देश है, वो कहते हैं ना, चलो छोड़ो भाई की को नहीं क्या भी, ठीक है अभी, जय हिंद जय भारत।